आज टारगेट है वर्क पावर एनर्जी का, यानी कि हम WP शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास है, ठीक है। वर्क को बेसिकली डिफ़ाइन करने के बहुत तरीके हैं। एक तो वर्क को तुम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन कर सकते हो, और एक कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो, एक डिफ़ाइन कर सकते हो मैथमेटिकली और तीसरा ग्राफिकली। पूरी बात सुनना, ध्यान से सुनना पड़ेगा खूब सारा। वर्क की बात जब भी करेंगे, अभी टारगेट है मैथमेटिकली। एक सेंटेंस लिखो, पहले थोड़ा लिखो, वर्क इज़ द पैकेट ऑफ एनर्जी, वर्क इज़ द पैकेट ऑफ एनर्जी that transfer from one body to another. The body on which positive work is done becomes more energetic and the body on which negative work is done becomes less energetic. ये एक ज्ञान है जो हमने एनर्जी के फॉर्म में दिया है। धीरे धीरे बातों को समझते रहना। वर्क के बारे में मैंने बोला पैकेट ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जांपल सिंपली तुम कह सकते हो, सपोज़ करो ये कोई लोहे का है कोई सामान और बहुत भारी है, हमने इसको उठाया और उठा रहे रख रहे। अगर बच्चों वाला मैथ्स के हिसाब से सोचे तो ओवरऑल मान लो यहीं से उठा के यहाँ ले गए, वापस से यहाँ पे ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूरा देखा जाए पूरे पाथ में तो कितना हो रहा है, 0। लेकिन यही काम अगर 100, 200, 1000 बार करें, अपन थक जाएंगे, हम थकेंगे, हमारी एनर्जी कम होगी, तो हमारे पे वर्क डन कैसा होएगा, निगेटिव। यहाँ पे वर्क को मैथमेटिकली अपन पढ़ ही नहीं रहे, यहाँ पे वर्क को कैसे पढ़े, एनर्जी के हिसाब से। तो क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि हम वर्क को एनर्जी के हिसाब से सोचें या फिर मैथ्स के हिसाब से सोचें, तो सिचुएशन देंगे। फॉर एग्जांपल अभी मान लो क्या बोला है, वर्क इज़ द पैकेट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सही बात है। एंड द बॉडी ऑन विच पॉजिटिव वर्क इज डन बिकम्स मोर एनर्जेटिक। और दूसरा बोला कि द बॉडी ऑन विच नेगेटिव वर्क इज डन बिकम्स लेस एनर्जेटिक। तो लेस, अगर यहाँ पे सबसे पहले सोचो मैं हूँ और मेरे हाथ में ये सामान है, तो लेस एनर्जेटिक कौन होगा, मैं होऊंगा, मतलब मेरे पे नेगेटिव वर्क डन हुआ और उतना ही इस पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ। तो ओवरऑल सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है। ये एक सेंटेंस था, लेकिन इसको जरा मैथमेटिकली, अगर मान लो कि वर्क को कोई मैथमेटिकली सोचता है तो कैसे सोचता है। वर्क को मैथमेटिकली कोई सोचता है, बचपन में उसको सिखाते हैं बेटा W होता है F.ds, मतलब अपने को वर्क को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए फोर्स की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा जरा सोचो, सीधा कहना कि फाइंड वर्क डन बेकार बात है। आपको कहना पड़ेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय एनी फोर्स। तो सोच के देखो वर्क डन करता कौन होगा, मैं, तुम या वर्क? नहीं, फोर्स। वर्क डन कौन करता होगा? वर्क डन हमेशा कोई फोर्स कहता होगा। कोई भी क्वेश्चन तुमको दिया गया, कहा फाइंड वर्क डन, तो ये अधूरी बात है। तुमको कहना पड़ेगा फाइंड वर्क डन बाय दैट फोर्स। जैसे कहना पड़ेगा फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय mg, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल। पूरी बातें तुमको बतानी पड़ेगी, तब जाकर वर्क को डिफाइन करो। मैं एक लॉजिकल बात अगर सोचूं तो मुझे लगता है आसान। जैसे मैं क्या कर सकता हूं, एनर्जी के हिसाब से कब सोचूंगा वर्क डन, जरा सोचो। मान लो एक बड़ा सा कोई पहिया है या फिर चक्का है जो आगे आ रहा है ऐसे, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। सपोज़ करो ये आदमी इसको रोकना चाहता है, ये आदमी उसको रोकना चाहता है, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। सोचो, रोकेगा, काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। कम करके क्या कर सकता है, 0 कर सकता है, या फिर कम करेगा तो वेलोसिटी कम होगी। ज़रा सोच के देखो, यानी कि जब हम किसी भी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को कम करें तो वर्क डन कैसा होएगा, निगेटिव। पूरी बात अपने आप में कॉन्सेप्ट है। मतलब तुम जब काइनेटिक एनर्जी को कम करोगे तो वर्क होगा निगेटिव। वर्क को समझने के लिए मैंने कहा कि वर्क को समझने के तरीके देखो। वर्क को सबसे पहले तुम समझ सकते हो मैथ्स से। तो तुम सोचो मैथ्स से वर्क को कब समझोगे, जब वो फोर्स देगा, यानी कि उस कंडीशन में तुमको फोर्स की ज़रूरत होगी। अच्छा,
ठीक है, वर्क को फोर्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यार एक तो बच्चों वाला सवाल, सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा। तो बताओ जीवन में फार्मूला कब लगता है? जब डाटा कांस्टेंट हो। सुनना पड़ेगा, पहले 10 मिनट शांति से सुनो, फिर न्यूमेरिकल से होते हैं। अच्छा, एक कंडीशन में बोल सकता हूँ कि फोर्स मेरा कांस्टेंट हो जाए, तब तो बच्चों वाला फार्मूला है W=F.ds, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, फिर इस पर बहुत सारी फालतू बातें चलती है। कैसे कि बेटा दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आया है तो पक्का स्केलर होगा, उसके बाद F.ds है तो F.ds cos थीटा होगा। अब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, 90 से ज़्यादा होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और 90 होगी तो वर्क डन जीरो होगा। मतलब वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है। ये सब चीज़ें तुम सुन चुके हो, है ना। अब देखो, अब तुमने देखा होगा कि कभी कभी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो पहली बात तो फार्मूला नहीं चलेगा, तब कौन चलेगा? कैलकुलस। तब अपने को यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ F.ds आना है क्या? सोचो ऐसे लिख रहे हैं हम, बस सोच के लिख रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन F.ds आना है भाई। ओ सोचो, जीवन में जब इंटीग्रेशन आता है तो अपने मन में ग्राफ की फीलिंग आती है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफ के लिए एरिया अंडर द कर्व। सोचो, इंटीग्रेशन की बात जब होगी तो ग्राफ के लिए तुम बोलोगे उसका एरिया। अब बुद्धि लगाओ, अगर मान लो किसी ने मुझे दे दिया ग्राफ, तो ग्राफ किसका देगा? वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे वर्क डन मिलेगा। वर्क डन पाने के तरीके अनेक हैं, तो मैं तो कहता हूँ भाई साहब, ऊपर में फोर्स, नीचे में डिस्प्लेसमेंट, कैसा भी ग्राफ दे दो, मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वर्क डन मिलता है। किसका? जब तुम एरिया निकालोगे। मतलब वर्क को मैथ्स से डिफाइन कर सकते हैं, और मैथ्स के अंदर इतनी कहानी चलेगी भाई, है कि नहीं। ग्राफिकल भी सोचना है, मैथमेटिक्स में इसमें इंटीग्रेशन भी आएगा, डॉट प्रोडक्ट भी आना है। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट फार्मूला है। अब बचपन में जब हम 7th 8th 9th जो क्लास होती है उसके अंदर बताते हैं ना, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना करो, वर्क पाओ डायरेक्ट। तो वो तो एक हाफ बात है, हाफ छोटी सी बात है। अब चलो, एक तो मैथ्स की बात हो गई। दूसरा तुम मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बाद से एक तुम एनर्जी के हिसाब से भी वर्क को डिफाइन करो, क्योंकि मैथ्स से जो बात होती है ना, नॉर्मल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर डॉट प्रोडक्ट से बात होती है, सर्टेन लिमिट के बाद वर्क का। अब जरा देख के सोचो, कभी डिस्प्लेसमेंट अगर अपने को नहीं दिखा तब तो हम वर्क डन जीरो बोल देंगे। तो छोटे बच्चे जब होते थे बोलते देखो ये ऐसा कूली जा रहा है, सामान उठा रहा है, ऐसा करे ना बच्चों वाली बातें ऐसे, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन जरा तुम सोचो, एनर्जी के हिसाब से वर्क डन को भी डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो एनर्जी के हिसाब से वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं दो स्टाइल से। एक तरफ बात किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी की, और दूसरी किसकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखो, यानी कि जब मुझे एनर्जी के स्टाइल में वर्क को डिफाइन करना होगा तो मेरे मन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से बात होगी। तो अभी जो मैंने इतना बड़ा भाषण दिया, वर्क इज़ द पैकेट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वो ये वाला है कि नहीं? अच्छा, और दूसरा, कोई आदमी साइकिल से इधर आ रहा था, मेरे पास आया और मेरा दोस्त था, मैंने सोचा थोड़ा धक्का दे देते हैं, तो मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। मतलब मैंने वर्क डन कैसा कर दिया? पॉजिटिव। वो आदमी भी इधर जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, मेरा जो फोर्स था वो भी इस तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में करोगे तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। मैथ्स भी तो यही कहता है। इसके लिए मतलब तुम वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। और अच्छी बात तुमको बताऊं, दुनिया में वर्क डन तभी होता है जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो। उस थ्योरम को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। 3 से 4 लेक्चर इसी पे बात होती है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम दुनिया का सबसे बेसिक थ्योरम है। जो तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हो, उसी वर्क एनर्जी थ्योरम में से कंजर्वेटिव फोर्स छांट के जब बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तुम बोलते हो ना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट, वो एक्चुअली में वो मेन नहीं है। मेन कौन है? वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें से निकल के वो आया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेफिनेशन यहाँ से आता है कि W बराबर डेल्टा के ई। तुमने सुना होगा कि वर्क डन जब भी निकालो तो W बराबर डेल्टा के ई। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको बात समझ में आ रही है और आगे तुमको दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी जितनी बात बोल रहा हूँ ना,
वो सब मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन अभी लिखाऊंगा तो तुमको लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, इसीलिए बात को होल्ड करना है। सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो वो तो आगे हैं, अभी जो बोल रहा हूँ उससे स्टेटमेंट बनते हैं। तो अभी आप सुनिए, मैंने क्या बोला, अभी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पूरी वर्क एनर्जी थ्योरम में से पूरा जो वर्क का कंसेप्ट है वो पूरा माइंड में रहे, क्योंकि देखो जब न्यूमेरिकल दिया रहेगा अपने को ये समझ में नहीं आता वो 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट की ड्यूरेशन में कि मैं यहाँ एनर्जी सोचूं कि मैथ सोचूं, क्या सोचूं। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कब क्या सोचना है। अब चला जरा देखो, जैसे ही बोलेगा कि कोई बाइक चला रहा हूँ मैं, बाइक में मैंने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रुकना तो तय है। मतलब वोल्टेज नहीं भैया, वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो। वेलोसिटी जीरो हुई, पहले वेलोसिटी थी मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी थी, अब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, मतलब किसी ने काम किया है ना। तो मतलब यहाँ पे इसको सोचना है। अब किसी ने कहा कि पत्थर उठा कर नीचे फेंक रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे किसी ने काम किया है ना। अच्छा, इसीलिए तब हमको समझ में आ जाता है कि कब काइनेटिक सोचना है, कब पोटेंशियल सोचना है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वर्क को एनर्जी के हिसाब से बड़े मजे से समझा जा सकता है। वही बात मैंने कही थी कि जब तुम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ाओगे तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, और जब कम करोगे तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव, और जब कुछ नहीं करोगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन होने के लिए काइनेटिक एनर्जी का होना जरूरी नहीं है, उसमें चेंज होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट अपने आप में है ना। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इंपॉर्टेंट है, चेंज सही है। बाद में जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो, 12th का टॉपिक आता है तो उसमें एक आता है लेंज लॉ, तो उसमें कहा जाता है कि फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स में चेंज होना जरूरी, सही है। तो सिर्फ फ्लक्स होने से नहीं होता। आगे पढ़ेंगे, सब बातों को सीखेंगे। अभी तुम बोलोगे कि अभी तक जो आपने भाषण दिया उसकी समरी क्या है। भाषण की समरी ये है कि जो हम वर्क पढ़ने जा रहे हैं, तो वर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का मतलब बहुत स्टाइल्स हो जाता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, और क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है वो क्वेश्चन देख के लग जाएगा, है कि नहीं। अब हम शुरू करेंगे वर्क पावर एनर्जी, तो अब हम उसकी पहली बात शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल से तुमको बुरा नहीं लगेगा। जितना बोला उतना याद है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ तुमको एक बात बताता हूँ। अभी एक बच्चा अभी आया, अभी बता रहा हूँ तुमको, अभी एडवांस के पेपर है, तो उसका मेंस पहला उसका ठीक गया था, मेंस दूसरा उसका गड़बड़ गया। अभी मेंस हुआ, मार्क्स मिला, उसके मार्क्स कम आए। तो मैंने पूछा कारण क्या है, तो उसने कारण दिया कि सर बोर्ड में जब हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मेंस से ध्यान एकदम हट गया था, इसलिए नंबर कम आ गए। और नंबर कम आते हैं ऑफकोर्स, पहले में ज़्यादा दूसरे में कम, तो ये अपने आप में थोड़ा टेंशन तो होता है, लेकिन बच्चा अच्छा है, एडवांस हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नंबर कम होने का कारण ये है, तो इसीलिए मैंने प्लान करा था ना। मैंने क्या बताया था कि जब अपना बोर्ड चल रहा होगा उसके बीच में अपन टेस्ट रखेंगे, इसीलिए बात को समझना। बोर्ड जब तुम्हारा भी बोर्ड है, बोर्ड हो गया, बच गए, टेंशन खत्म। जिसका बोर्ड है, बोर्ड के बीच में अपने को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बोर्ड के बीच में टेस्ट रखूँगा तो तरीके से तुम आके पढ़ना। बोर्ड बहुत तूफानी वाली बात नहीं है, हम अभी से ही उसके लिए काम करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो उसने कहा है, इसलिए सीख लेने की ज़रूरत है। किसी सीनियर ने कोई गलती करी, अब वो हमारे साथ है, हमने उसकी गलती से नहीं सीखा तो मूर्ख हैं हम। बात समझ रहे हैं। इसलिए मैं तो सीख गया कि अच्छा सही में ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए काम करने की ज़रूरत है। चलो अब समझते हैं आगे। अब चला देखो, पहले तो बच्चों वाली कहानी, लेकिन अब बच्चे वाली कहानी हम क्या पढ़ रहे थे, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 7th 8th 9th क्लास में बोलते हैं। अब क्या बोलोगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो अब लिख देता हूँ मैं, कुछ घूम रहा है, चलो इग्नोर करो। W बराबर तुम यहाँ पढ़ोगे F डॉट डी एस, W बराबर तुम यहाँ पढ़ोगे F डॉट डी एस, वो छोड़ो। तुम इसको कैसे लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो F डी एस कॉस थीटा, लिख सकते हो। अच्छा छोड़ो, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। और छोड़ो, तुम इसको लिख सकते हो फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो बोल सकते हो। ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। मेरे साथ साथ चलो, साथ साथ लिखना शुरू करिए। अब साथ साथ चलिए, खूब सारी बातें करनी है, काम हो जाएगा। साथ साथ चलें, साथ साथ चलो।
लिख दिया। अच्छा, वर्क डन होने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? फोर्स चाहिए, थीटा तो अपने आप मिल जाएगा। फोर्स चाहिए और क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तभी मैथमेटिकली वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ इन दोनों के होने से भी वर्क डन नहीं होगा, दोनों होंगे तब भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, थीटा का भी उसमें कोई रोल नहीं है। मैं कह रहा हूं फोर्स भी तुम लगा रहे हो मजबूती से, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो, तब भी वर्क डन जीरो होगा। एग्जांपल बताओ, इनाम पाओ। सोच, एकदम ऐसा काम है जिसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। हम रोज करते हैं। बाल्टी उठाना, बाल्टी उठा के आगे चल रहे हो, बाल्टी उठा तो उठा तो लिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जरूर हो सकता है कि उठा के आगे चल रहे हो तो किसी पार्टिकुलर फोर्स की बात कर रहे हो। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जरा सोचो। हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं? लिफ्ट तो अलग चीज़ है भाई, हम अपनी बात कर रहे हैं। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो फोर्स क्या लगता है वहाँ? नॉर्मल लगा रहे हैं ना अपन। तो सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो? पहले सीढ़ी को दबाते हो, यही तो है सीढ़ी। इस पे कैसे चढ़ोगे? इसको जो चढ़ोगे तो कहानी एक बार देखो, मेरे स्टेप को देखना। ऐसे जब तुम चढ़ोगे इसके ऊपर तो ये पैर इससे नॉर्मल लगाओगे। सोचो, जब तुम इससे नॉर्मल लगाओगे, देखना एक से नॉर्मल लगा, दूसरा हवा में है, तो डिस्प्लेसमेंट किस पैर का हो रहा है? दूसरे वाले का। समझ रहे हो? बात समझो। नॉर्मल किस पैर ने लगाया? इसने। जिसने लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो नॉर्मल लगाया इसने और डिस्प्लेसमेंट हुआ दूसरे का। तो वर्क डन होने के लिए सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, उस पार्टिकुलर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगा रहे हो, तभी वर्क डन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये रस्सी है, मैं रस्सी से लटक के ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऐसे पूरा मेहनत से चढ़ रहा हूँ। अब जरा देखो, मैंने क्या बोला? ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, अभी थोड़ा सा सुन लो कि वर्क होने के लिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की बात नहीं है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जिस पे हमने फोर्स लगाया। फॉर एग्जाम्पल, इसको यहाँ रखूँ, ऐसे फोर्स लगाया, हुआ ना डिस्प्लेसमेंट भाई? किसका हुआ? जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया वो पॉइंट यहाँ से आगे गया, हुआ है डिस्प्लेसमेंट। परंतु अगर ये रस्सी ऊपर से किसी ने बांध दी, अब मैं इसको पकड़ के चढ़ रहा हूँ, टेंशन लगा रहा हूँ मैं, तो वो कहाँ लग रहा है? यहाँ। अब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट दूसरे का हो रहा है। फिर मैं यहाँ पकड़ लूँगा, अब मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ। सोचो, अब जब मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, दूसरे का होगा। तो वर्क डन क्या हो रहा है? जीरो। समझ रहे हो? इसका मतलब जब आदमी चलता है सीढ़ी पे या फिर रस्सी को पकड़ के, तो वर्क डन क्या हो रहा होता है? नॉर्मल के कारण जीरो। यहाँ टेंशन के कारण कौन सा वर्क डन हो रहा है? जीरो। समझ रहे हो बात? ये बुद्धि धीरे धीरे चलाएंगे तो ये सवाल कहाँ पे काम आएगा? ये सब स्टेटमेंट वाले सवाल में काम आएगा। क्या सीखा हमने? कि भाई वर्क डन जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगा दिया, तभी वर्क डन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तुमको लिखना चाहिए था। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट। और जगह छोड़ दो, घर पर रिविजन करोगे, 2 एग्जाम्पल जो वही मैंने बताए हैं उसको लिखोगे, 2 एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं उसको लिखोगे, तब जाके बात बनेगी। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट। अब आओ, अब एक फ़ोटो बना लेते हैं, बिना फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा। कोई ब्लॉक है जो इनिशियली यहाँ पे था, यही ब्लॉक है जो कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गया। फाइनली किसी आदमी ने इधर फोर्स लगाया होगा F, तो डिस्प्लेसमेंट तुमने इसको बोल दिया S। बोल सकते हैं? तो ये पूरी कहानी बनेगी? नहीं। अच्छा लिखना है तो ऐसे लगा दो ना एंगल पे, लो ये लगा दो F, ये लगा दो थीटा। अब तो ठीक है, अब ठीक है, ये तुमने कह दिया cos थीटा भाई। लेकिन F साइन थीटा भी तो कोई चीज़ है, F साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे? F साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे? ड्राइविंग फोर्स। हाँ, ये तो तुमने बड़ा अच्छा बोल दिया, सही बात है। देखो फ्रिक्शन पढ़ने का कमाल। F साइन थीटा इसलिए नहीं बोल रहे कि हाँ, अब जैसे तुमने तो अच्छी बात बोल दी, ऐसे छोटे बच्चे इसको बोल सकते हैं कि हम जो फोर्स, कौन सा फोर्स काउंट करेंगे? जो उसको चलाएगा। मतलब कि हम अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वाले फोर्स के कंपोनेंट को काम करेंगे। भाई लगने को तो 50 फोर्स लगा लो, लेकिन भाई डिस्प्लेसमेंट कौन करा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अब ये F रहा नहीं, इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, कॉस और साइन। F साइन थीटा का अपना अलग, इसकी अलग ड्यूटी हो गई। चला कौन रहा है? F कॉस थीटा।
डिस्प्लेसमेंट अगर क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट मेंशन है कि भाई अलोंग एक्स एक्सिस, यही अगर अलोंग वाई एक्सिस होता तो थोड़ी नहीं इसको काउंट करते अपन। अलोंग वाई एक्सिस होता, ये उठ के यहाँ चला जाता तो कौन सा काउंट करते हैं, एफ साइन थीटा। एक वर्ड में अगर इस बात को बोले एक सेंटेंस में तो क्या बोल सकते हैं, हम फोर्स का वह कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। बोलो, लिख लो, हम फोर्स का वह कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तुमको हिंदी आती है लिखने? तुमको हिंदी जैसे तुम्हारी इच्छा लिख लेना, इंग्लिश लिखना इंग्लिश लिख लेना, मैसेज जैसे लिख लेना, मैसेज में कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिख लेना, और ऐसे लिख लेना। तुम भी ऐसे लिखते हो? अब ले सिखा दिया मैंने सबको हिंदी लगभग। जो बच्चा 11th में पढ़ लिया था उसको तो हिंदी तुमने लिखना सिखाई दिया। अपनी भाषा में लिखिए चीज़ों को, तुम मराठी में लिखना भाई। चलिए, जय महाराष्ट्र। चलो अब समझते हैं। हाँ, तो मैं तुमसे कह रहा था अलोंग द डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अच्छा, अब मैं कुछ काम तुमको घर के लिए छोड़ रहा हूँ, छोटा मोटा बच्चों वाला काम तुम रिसर्च करके आना, से तुमको सबको आता होगा। भाई फोर्स का स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आता है। मैं लिखाऊंगा नहीं ये सब, ये आप खुद से लिखना बच्चों वाली बात। उसके बाद मैं तुमको बोलूँगा कि भाई फोर्स का डायमेंशन ये होता है, ये तुम क्या होता है वो ढूंढ के लाना। उसके है ना, पता तो है फिर भी। अच्छा, इसका ये हमारा मैग्नीट्यूड, ये तो दुनिया जहानी सारी चीज़ें, ये फालतू का काम आप घर पे कर लीजिएगा। आते हैं हम अभी काम की बात पे कि किस तरीके से इसको करा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल हम लिखना चाहते हैं, लिखिए F इक्वल्स टू 2i कैप, F इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, F इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज द फोर्स गिवन, फोर्स गिवन। अरे ये तो पता है ना कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। तो ऐसा थोड़ी स्केलर होने का तो साइन नहीं होएगा उसका। स्केलर होने के बावजूद भी चीज़ों में साइन हो सकता है भैया। करंट स्केलर है, साइन तो है, ठीक है भाई। ये फोर्स दिया। अच्छा, दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, हम फटाफट वर्क बता सकते हैं। बोलो, अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपली यू कैन से चेंज इन पोजीशन। तो यानी कि कोई हमको शुरुआत का पोजीशन बता दे, कोई हमको बाद का पोजीशन बता दे, दोनों को घटाऊंगा आंसर पाऊंगा, बात खत्म, है कि नहीं? लिख लो, पोजीशन देता हूं मैं तुमको। लिखो, अ पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम अ पॉइंट 0,3,5, ये कोई पॉइंट नंबर ए है, 0,3,5 टू अ पॉइंट बी दैट इज कितना भैया, 4,4,2 इतना बोला। मतलब पहले ए पे था, फिर वो बाद में बी पे गया है। अब तुमसे कहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वर्क कितना हुआ, वर्क कितना हुआ ये पूछा है। छोटी सी बात है, आता है सबको, कर लेते हैं एक बार, बस शुरुआत कर रहे हैं इसमें। हमको पहले तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई, तो आर इनिशियल आर फाइनल। आर इनिशियल में लिखूंगा तो देखो आई कैप तो ख़त्म है, तो ये रहेगा हमारा 3j कैप और प्लस का 5k कैप। दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, होगी तो बोल देना। आर फाइनल 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बोल भैया, दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वर्क चाहिए था। अच्छा बताओ, सुनो, अब कोई पगलैट ही होगा जो कहेगा कि हाँ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, बोलो, है ना, ग्राफ बनाऊंगा मैं, है ना? ये तो पागलों वाली बात है। देख के लग रहा है कि फोर्स की बात है तो F.ds लगना है भाई। चलो, अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि डाटा कांस्टेंट है। तो क्लियर है ना पिक्चर, कब क्या लगाना है। अब जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट हमसे कोई पूछेगा, मैं उसको सिंपली कह सकता हूँ आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब बता दो डिस्प्लेसमेंट मतलब एस वेक्टर कितना आ रहा है भाई, घटाओ इसको। 4i कैप 4i कैप जे से घटाइए तो क्या आएगा, प्लस जे कैप। उसके बाद दो में से हाँ बताओ, माइनस का 3k कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ गुना करते हैं। फटाफट कर दो। W इक्वल्स टू F.s या ds, जो आपकी इच्छा है। F आपको पता है 2i कैप
-3 जे कैप प्लस 4k कैप डॉट, अरे आंसर बता सकते हो फटाफट बोल दो, आगे बढ़ेंगे। S बराबर 4i कैप प्लस जे कैप -3k कैप। बोलो, i को i से गुना करेंगे, 2 गुने 4 प्लस जे मेरा कितना है -3, किससे गुना होगा 1 से, सही है क्या, प्लस ये क्या है 4, किससे गुना होगा -3 से, सही है क्या। बोलो कितना आ रहा है, -7 आ रहा है क्या, -7। अरे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा कि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी, यहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा कि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तभी तो मैग्नीट्यूड में दिख रहा है अपने को माइनस, ये इसका मतलब है। यानी कि वर्क डन निगेटिव हो सकता है, कोई जुल्म वाली बात नहीं है, सही है क्या। फटाफट फटाफट जिसको नोट करना है कर ले, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जीनियस है, आपको सब आता है। ला ला ला। एक कहानी, अच्छा ये लिखाऊं क्या कि W बराबर F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 से कम तो होगा वर्क पॉजिटिव थीटा, है ना, ये बता नहीं चाहिए अपने को, ठीक है भाई। अब जरा थोड़ा सा सर्कुलर मोशन वाले स्टाइल में भी सोच लेते हैं क्या होगा, सर्कुलर मोशन वाले स्टाइल में क्या। देखो, अगर हमसे किसी ने कहा वर्क डन, तो सबसे पहले हम उसी से सवाल करेंगे, भाई वर्क डन नहीं होता, बकवास कर रहे हो, वर्क डन बाय विच फोर्स। वर्क डन कहना अधूरी बात है, पूछना पड़ेगा कि किस फोर्स से वर्क डन कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमसे बताना मुझे, कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर तुम चला रहे हो, है ना, यहाँ से इसको मोशन करा रहे हो, एक तो तुम F लगा दो 10 न्यूटन, है ना, ऐसे ही लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दो तुम्हारी इच्छा। इसको तुमने डिस्प्लेस करके यहाँ भेज दिया, मान लो 5 मीटर दूर भेज दिया, इसको 5 मीटर दूर भेज दिया इसी लाइन पे, इसी लाइन पे। अब भाई रिलेटिव मोशन आगे की तरफ हो रहा है मान लो, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, तो मान लो एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, बोल सकते हैं। अच्छा, नीचे क्या लगेगा इसका mg, ऊपर क्या लगेगा इसका नॉर्मल। तो भाई कुल मिला के कितने फोर्स दिख रहे हैं अपने को, 4 दिख रहे हैं। तो 4 फोर्स दिख रहे हैं, तो 4 तरह के वर्क होने की संभावना है कि नहीं है, बताओ। यानी कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, उसमें हो सकता है कि 4 लोग मिलकर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कर पा रहा होगा, कुछ नहीं कर पा रहा होगा। जो नहीं कर पा रहा होगा उसके कारण वर्क डन क्या होगा, 0, और जो कर पा रहा होगा तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक करके बात करिए। मेरे से कोई कहेगा वर्क डन बाय नॉर्मल, तो भाई नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यानी कि नॉर्मल की स्थिति अगर बताऊं तो नॉर्मल तो ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तुरंत कहानी 90, कहानी खत्म। तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो हो गया 0। एक बुद्धि लगाओ, ऐसे ही इंक्लाइन प्लेन पे चलो, इंक्लाइन प्लेन पे चलो और ब्लॉक को ऐसे रख दो, ये थीटा एंगल है, इसको स्लाइड होने दो, होने दो। वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ स्लाइडिंग के समय, गोबर, स्लाइडिंग के समय डिस्प्लेसमेंट आगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर, हमेशा एंगल 90, 0 है कि नहीं। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस से ऐसे चिपक के चले है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच तो एंगल 0 रहेगा, 90 रहेगा। सोचो तो वर्क डन क्या होएगा, 0। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल का, अब तुमको इस बात को ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे भी वर्क डन बाय नॉर्मल अगर 0 हो गया, क्या वर्क डन बाय mg भी इसी स्टाइल से सोच सकते हैं क्या, बोलो। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना 90। मतलब इसमें अगर मैं सोचता हूँ, ओहो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, बीच का एंगल 90, 0, सही है। अब फ्रिक्शन की बताओ। पहले तो देखो फ्रिक्शन क्या है, हम कौन सा फोर्स लेते हैं जो अलोंग डिस्प्लेसमेंट लगता है, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के पीछे है। मेरा सॉल्व करने का स्टाइल थोड़ा सा, मैं काम को थोड़ा आसान सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। मैं सोचता हूँ यार ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। अब तुम मेरे से ज़बरदस्ती पूछोगे फ्रिक्शन ने कितना काम किया, तो मुझे लगेगा यार गए थे यहाँ से वहाँ और फ्रिक्शन का तुम काम पूछ रहे हो, तो फ्रिक्शन सपोर्ट तो नहीं कर रहा जाने में भाई। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम ही कर रहा होगा, यानी कि फ्रिक्शन के कारण वर्क डन चाहे दुनिया इधर से उधर होगा तो निगेटिव।
यानी कि एक शॉर्टकट में बोले छोटे बच्चे की तरह हम बोलेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगाओगे ना तो वर्क डन तो होगा निगेटिव। तो क्यों ना मेरे से कोई पूछे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो मैं सारा काम छोड़ के पहले साइन लगा दूं नेगेटिव का। उसके बाद मैग्नीट्यूड में क्या है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, क्या दिक्कत है। तो फोर्स जो भी आएगा देख लेंगे, फोर्स जो भी आएगा देख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ डाल देंगे, बात की बात है, कुछ भी जाटा तो आंसर है कि नहीं। अच्छा, अब वर्क डन बाय ये वाला फोर्स बताना। पहली बात तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई जा भी आगे रहे, फोर्स भी आगे लग रहा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, पहली बात तो पॉजिटिव। अगर फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, गुना कर देंगे आंसर। तो मैं चाहता हूँ कि जब बहुत सारे फोर्स लग रहे हो ना, तो तुम पहले क्या डिसाइड कर लो, साइन। पहले साइन डिसाइड कर लो। और देखो जो बात मैं बोल रहा हूँ वो पूरे साल पूरी फिजिक्स में इस बात को लेके चलूँगा। जब जब साइन का चक्कर होगा तो पहले हम साइन डिसाइड कर लेंगे। जैसे तुमको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमको निकालने का तरीका आपने को पता होगा, लेकिन पहले साइन पता कर लेंगे, क्योंकि साइन में फंसते हैं हम। तो इसीलिए जब भी आप देखो कि मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, तो एट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द साइन। साइन डिसाइड करना सबसे आसान है। डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे लगाओ, अब नेगेटिव होगा। छोटे बच्चे इसको बोलते हैं ये बीच का एंगल 180 कॉस फॉस, दुनिया जाने, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई फोर्स काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा होगा, मतलब उसके कारण वर्क डन नेगेटिव होगा। थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर से सोचिएगा, मजा आ जाएगा। आसान है, मिटा दूँ, चलो ठीक है यार। डिस्प्लेसमेंट है, सोचो डिस्प्लेसमेंट है तो मोशन की बात हो रही है। अब मोशन की जब बात होती है तो रिलेटिव मोशन चलता है। अब क्या मोशन की बात है और रिलेटिव मोशन चल रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ गया और तुम वहाँ बैठे हो, और ये सामान ये यहाँ है, ये स्टूल यहाँ पे है, स्टूल यहाँ पे है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आराम से, और ये पूरा प्लेटफॉर्म आगे बढ़ गया। मेरे लिए स्टूल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है कि नहीं। तो मेरे लिए जो आदमी वहाँ से फोर्स लगा के प्लेटफॉर्म चला रहा होगा, उसने कितना काम किया, कुछ नहीं किया उसने, ये तो यहीं पे। लेकिन तुम्हारे लिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो तुम्हारे लिए इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, है कि नहीं बात। इस बात को थोड़ा अलग स्टाइल से समझने की कोशिश करो। मैं क्या तुम्हारे मन में डालना चाहता हूँ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग डालो, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको एक सिचुएशन से समझेंगे तो अच्छा लगेगा। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ी सी पिक्चर तो मन में आई होगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। एक काम करते हैं, एक लिफ्ट बनाते हैं, लिफ्ट के अंदर एक आदमी और एक बक्सा, एक आदमी बाहर, आदमी का नाम अपने हिसाब से रख लीजिए। आदमी का नाम रखिए, ये है राजू, ये उसका भाई, क्या रखें इसका नाम, काजू, सोनू, क्या क्या बोला, प्रदीप, मोदी। अरे नहीं, मोदी जी बहुत सम्मानीय आदमी है भाई। आइए समझते हैं क्या हुआ कि पहले स्थिति ये थी, बाद में स्थिति ये है ना। अब जरा ऐसी स्थिति हुई होगी, ये कलर चेंज नहीं हुआ तो हम कर रहे हैं। ये राजू तो इसी में है, ये लिफ्ट है कोई, और ये बक्सा यहाँ है। तुमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 ऑब्जर्वर हो गए, राजू और सोनू। सोनू भैया जो हैं ये खड़े हैं ग्राउंड पे, ध्यान दीजिएगा, सोनू भैया ग्राउंड पे हिल नहीं रहे। अब हमसे पूछा जाए वर्क डन बाय नॉर्मल। एक तो यही सवाल किया जाए राजू से, और सेम सवाल किया जाए सोनू से, और आंसर पाया जाए डिस्प्लेसमेंट डी है, आंसर पाया जाए।
बोलो, फोटो बना रहे हो? अरे फोटो तो ऐसे ही खींच दो फटाफट। ये लिफ्ट है, लिफ्ट पहले यहाँ से यहाँ चला गया। जल्दी बताओ भाई। अब देखो भैया, राजू भैया तो वर्क डन बाय नॉर्मल चाहिए, तो भाई नॉर्मल तो चलो ऊपर लगेगा, यहाँ भी नॉर्मल ऊपर लगेगा। अरे एमजी की बात ठीक है भाई, एमजी नीचे लगेगा, एमजी नीचे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। वर्क डन बाय नॉर्मल चाहिए। सिर्फ नॉर्मल बोलने से, सिर्फ फोर्स बोलने से काम नहीं चलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा। परंतु डिस्प्लेसमेंट किसका होना चाहिए? उस ब्लॉक का जिसके बारे में बात हो रही ना। यानी कि ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे और डिस्प्लेसमेंट का सवाल अगर तुम राजू से करोगे तो बोलेगा यार डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ इसमें, है ना। ये कहेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब इसके कारण, इसके कहने का मतलब है कि वर्क डन हुआ ही नहीं, फालतू बात है। परंतु यही सवाल जब मैं सोनू से पूछोगे भाई साहब, तो कहेगा अरे मैं तो पहले यहाँ देख रहा था, अब तो यूँ देख रहा हूँ, उसको ऊंचा चला गया, वो डी चला गया ऊपर। ये कहेगा हुआ है, ये कहेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी छोटू है, ओके डी। तो पूछेगा वर्क कितना, अरे भैया फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो प्लस का एन डी, प्लस का एन डी, है कि नहीं? ये है बात। हाँ दोस्त, प्लस का एन को हम लोग एस sin थीटा भी तो बोल सकते हैं, एस sin थीटा। ये तो पागल है, नॉर्मल की बात करी भाई साहब, तो नॉर्मल करेंगे तो साइन थीटा कहाँ से आ गया तेरे को? अरे आराम से सांस लो, आराम से सुनो पहले, साइन थीटा कहाँ से आया भाई? चलो ठीक है, सही है। चलो अब जरा, अब तो हम ये तो तुमसे कोई पूछे कि भाई वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेटमेंट वाले सवाल कर जाओगे, असर्शन रीजन, है ना? ठीक है भाई। क्या मैं ऐसा ही सवाल एमजी के लिए पूछ सकता था? एमजी पूछता तो माइनस होता कि नहीं? अच्छा ठीक है। एमजी में बड़ा स्पेशल फोर्स है, तुमको मैं स्टाइल बताऊंगा एमजी के कारण वर्क डन कोई पूछे तो क्या सोचना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन पे एमजी को देख के बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आओ थोड़ा सा, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें चारों तरफ से मल्टीपल स्टाइल में फोर्स लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन निकालूं मैं, अब तुम कैलकुलेशन ठीक करो, आंसर तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कौन सा एक सवाल है मेरे पास, देखिएगा। देखिए भाई साहब, 10 kg की बॉडी है क्वेश्चन में, ये रहा 10 kg, ठीक है भाई। एक फोर्स यू लगा रहे हैं, कितना भाई साहब? 50 न्यूटन। ये रखो, एंगल है 37 डिग्री, नो प्रॉब्लम। इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, कितना भाई साहब? 10 न्यूटन। एंगल है, पहले तो ये फोर्स है 30 न्यूटन, एंगल इसका टक 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 ऊपर से कितना? 30 डिग्री। अरे आपको तरीका तो पता है ना? ठीक है, नहीं मैं कुछ और चीज़ का तरीका पूछ रहा था भाई। मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चन को अलग पेन से लिखना और सॉल्यूशन अलग पेन से लिखना, एक ही में हौच पौच मत कर देना। तो कैसे करेगा भाई? कलर वलर चेंज करा करे, पता ही नहीं चलेगा कौन कितने क्वेश्चन में कितने इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा नोट्स सुंदर लगता है तो मुझे संतुष्टि रहती है। ए पॉइंट बी पॉइंट, बात समझ गए आप? अब मैं आपसे क्या पूछूं? वर्क डन बताइए। अच्छा बताओ कितने स्टाइल में यहाँ वर्क डन लिख सकते हो? जितने तरह का फोर्स उतने तरह से वर्क डन, जितने तरह का फोर्स उतने तरह का वर्क डन, सबका निकालना। लिखो फाइंड वर्क डन ड्यू टू 50 न्यूटन, और कौन है? 30 न्यूटन, 10 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन, mg माने ग्रेविटी। सबका निकालो, सबका, कोई भेदभाव नहीं, सबका निकालो। मज़ा आता है जब क्लास छोटी हो, तेज चले। लंबी क्लास टाइम पास, बोरिंग, थोड़ी जमाई लड़े, हु हा, पता नहीं कब ख़त्म होगा। इसीलिए 100% दीजिए, तभी 1 घंटा में मज़ा आएगा। नहीं तो अगर तुम सोचोगे 1 घंटे में भी अगर वही आनंद लो तो फिर तो 2 घंटे क्लास के बराबर टाइम लगेगा, फिर तो मज़ा नहीं है। तेज़ करो, पेन दिमाग सब चलाना है। बताओ
चलो बोलो, फटाफट बोलो। हम अगर मेरे से कोई मैथमेटिकली वर्क पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एक सेंटेंस सिखाता हूँ ऐसे बोलना। देखो W बराबर तुम क्या बोलोगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिखो तो, ऐसे बोलना है। W बराबर क्या बोलोगे तुम ऐसे बोलो, तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। W कोई तुमसे पूछे, तुम बोलोगे भाई साहब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, और मल्टीप्लाई किससे होगा? डिस्प्लेसमेंट से। तो गलती नहीं होती। हाँ तो बताइए, सबसे पहले तो बताओ, पहला मैं रेड पेन से करता हूँ, बताना। वर्क डन बाय 50 न्यूटन बताओ। वर्क डन बाय 50 न्यूटन, सही बताओ जल्दी। 50 न्यूटन का उधर कौन सा फोर्स लगेगा? है ना, इधर लगेगा भाई साहब 50 इंटू cos 37। अच्छा ये तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 cos 37 4/5 फुट कर दो भाई, कितना आ गया? 400। अरे जोर से बोलो, लड़की नहीं बोलोगी? 400 आया ना? ठीक है, तुम लड़की हो। 400 आया। अच्छा अब कितना? तो चलिए 50 का काम खत्म। अब बताइए दूसरे नंबर पे कौन आया? दूसरे नंबर पे आ गया भैया 30 न्यूटन। ओ ये तुम्हारा मौका है, तुम बताओ भैया। वर्क डन बाय 30 न्यूटन बताओ। पहले बताओ कौन सा फोर्स लूँ? ये समझा दिए तो तुम्हें मानूंगा। 30 न्यूटन के लिए साइन, चलो ठीक है, तुम ही बताओ। मान लो इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा इधर करूँगा, ऊपर क्या लिखूँ? है ना cos 30, यानी कि 30 cos 30 ऊपर लिख दिया। इधर क्या लिखूँ? 30 sin 30। भाई इधर तो नहीं लिख सकते ना, कंपोनेंट लेना आता है ना अपने को, ठीक है। 30 sin 30। ओ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अच्छा वर्क क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तुम कैसे बोल सकते हो? अभी तो इतना बताओ मुझे, वर्क पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो सबसे पहले क्या मैं साइन रख दूं? क्या? माइनस। अब बताओ फोर्स कौन सा लूं? है ना, ये क्यों नहीं लूंगा? ये थोड़ी चला रहा है। 30 तो अब बचा नहीं, 30 के 2 टुकड़े हो गए, एक ऊपर एक इधर। ऊपर वाला चला नहीं रहा, चला रहा है ये, तो लिखूंगा 30 sin 30। और डिस्प्लेसमेंट 10। 30 sin 30 बोले तो 15 गुने 10 150। 150 नहीं, माइनस का 150, वो भी जूल। अभी जब तुमको हीट पढ़ाऊंगा ना, हीट, वहाँ पे जब वर्क बोलते हैं ना, हीट थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहाँ पे आता है कैलोरी। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, बिस्किट खरीद के लाते हैं कुछ खाने का, इतना किलो कैलोरी एनर्जी लिखा रहता है ना उस पर। वो ऐसा यूनिट नहीं है, वो तो खाने पानी वाली यूनिट है ना, वो प्रैक्टिकल यूनिट चलता है ऐसे बोलने में। ऐसा यूनिट वर्क के लिए होता है जूल। तो हम तो यहाँ पे मैकेनिक्स में न्यूटन भैया का मैकेनिक्स जितना है, उसमें हम जब भी बात करते हैं तो उस समय सब कुछ ऐसा यूनिट में चलता है, जूल में चलता है। अच्छा ठीक है, चलो 30 का कर लिया, इसका कर लिया। अब बताओ मुझे mg का बताओ, वर्क डन। 0 नॉर्मल का बताओ, 0 और तो बचा ही नहीं कुछ। 10 भी है क्या? 10 कहाँ है? कौन 10? अच्छा इधर 10। अच्छा बताओ 10 का बताओ, वर्क डन बाय 10 का बताओ। पहले बताओ पॉजिटिव निगेटिव। तो पहले निगेटिव, ओके। मैग्नीट्यूड 10, ये भी 10, 10 10 100 नहीं, माइनस का 100, वो भी जूल में, ठीक है क्या? ये तो अपने को समझ में आ गया कब पॉजिटिव कब निगेटिव। देखो साइन का लोड ही नहीं ना, अपने cos 180 फालतू बातें बच्चों जैसे लिखा ही नहीं है ना, ठीक है। यानी कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, वर्क डन पक्का निगेटिव होगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा होगा। सही है ना? ठीक है भाई, चलो अच्छी बात। अब थोड़ा सा इसको हल्का ट्विस्ट करते हैं, इस सवाल में फ्रिक्शन डाल देते हैं। फ्रिक्शन डालते हैं तो क्या, चलो फ्रिक्शन क्या करता है? या तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या फिर अपोज करने की बेचारा कोशिश करता है ना, कोशिश करता है। अगर तुमने फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली। अगर तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, बॉडी नहीं चली, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 लग रहा है। सही है, ओके।
अगर तुमने बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, रख के छोड़ दिया, बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? mg साइन थीटा लग रहा है, क्योंकि उस पर तो फोर्स लगता है ना mg साइन थीटा नीचे की तरफ। कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है? कितना आया था आंसर? mg आया था ना, mg आया था। ठीक है भाई, आओ अब एक सिचुएशन करते हैं, लैंग्वेज लिख लो पहले, लिखो तो। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर द डिस्प्लेसमेंट s। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर द डिस्प्लेसमेंट s। ये ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल इधर से लिया हुआ है और ये एंगल दिया है थीटा, तो इसको हटा भी सकते हो, फालतू में है। और कितना फोर्स लगा रहा है भाई साहब? F। और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है S। मास वास की टेंशन मत लेना, मास m है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन चाहिए अपने को, तो उसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो म्यू है। अब चूंकि मोशन हो रहा है, इसने कहा है कि भैया मोशन हो रहा है तो आप म्यू के रख लो, सही है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कह रहा है बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? S। छोटा सा सवाल, काम का सवाल, लिख के बताइए पूरी वैल्यू, पूरी वैल्यू। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है। कितना है? F cos थीटा, ठीक से करो। कोई cos थीटा नहीं आएगा, फ्रिक्शन का क्या चाहिए? फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। डिंग डोंग डिंग, जल्दी। अरे फ्रिक्शन क्या होता है ना? मेरे से कोई बोले वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो मैं बोलूँगा भाई फ्रिक्शन तो लगेगा पीछे, बॉडी आ रही आगे, पहली बात निगेटिव होगा भाई। तो भाई चलो इसमें तो कोई लोड ही नहीं है, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ये लगा दिया हमने फ्रिक्शन, पहली बात तो निगेटिव होगा। ओके, अब फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा? F के इंटू N, बोलो। अब W फ्रिक्शन मुझे चाहिए, तो कोई मुझे क्या बता दे? डिस्प्लेसमेंट। अब बचाओ, माइनस F के जगह पे क्या लिख सकते हो? अरे म्यू के इंटू N, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ओ, अब सारा खेल है कि कोई मुझे ये बताए कि नॉर्मल कैसे निकलेगा। नॉर्मल कैसे निकलेगा? और नॉर्मल तो कैसे निकलेगा? तो ब्लैक पेन से निकलेगा। अब जरा देखो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, बोलो। ये थीटा तो ये भी थीटा, सोचो तो ये कितना बचेगा? F cos थीटा, नीचे कितना है? F sin थीटा, और mg तो है ही सही। और नॉर्मल में क्या दिक्कत है कि नहीं? यानी कि नॉर्मल आज किसके बराबर है? यहाँ से देखो, mg प्लस F sin थीटा, तो नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ mg प्लस F sin थीटा। तो मेरा आंसर आ गया माइनस ऑफ म्यू के टाइम्स mg और F sin थीटा, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? S से। थोड़ा मोटा सा आंसर है, आ गया? ऐसे है, सही है। अच्छा एक सवाल है, ऐसी बुद्धि वाला सवाल है, सुनो फटाफट नोट कर लो, फटाफट। तुम्हारा आ गया था आंसर? सेम, आधा आया था। सही है। एक छोटा सवाल सुनो। कह रहा है एक आदमी है जिसका मास है 50 किलो, और 50 किलो का आदमी प्लैंक है ना, प्लैंक, जैसे ये स्टेज देख रहे हो तुम, प्लैंक के एक कोने से दूसरे कोने जाता है टहलते हुए, बढ़िया मस्त खाते पीते। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 0 होगा।
क्योंकि नॉर्मल हमेशा ऊपर लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फालतू का टाइम पास है इतना बड़ा भाषण, और उसका होगा आंसर 0। अब तुमको सिखाता हूँ इसका, जब इसमें न्यूटन्स लॉ को जब इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए एक सिचुएशन है आपके सामने। अच्छा बताओ, फाइंड वर्क डन, ये बात सही है बकवास है? फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स का नाम बोलना ज़रूरी है। अच्छा सुनो, जब तक मिटाता हूँ तब तक तुमको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। जब हम छोटे थे तो पावर के बारे में पढ़े थे, पावर, और पढ़े थे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, पढ़ा था ना छोटी छोटी बातें। तो वहाँ से हमने जब अभी हो जाता है पावर, तो पावर को अगर किसी ने कह दिया रेट ऑफ डूइंग वर्क, चलो मान लेते हैं इस बात को, तो W/T, तो वहाँ पे भी तो बताना पड़ेगा। फाइंड पावर अधूरी बात होगी, क्यों? क्योंकि वहाँ W है। तो फाइंड W किस पे डिपेंड करता है? बताना पड़ेगा ना, फोर्स। तो तुमको बताना पड़ेगा पावर डिलीवर्ड, फोर्स का नाम कहना पड़ेगा। सीधा कहना बेकार है, फाइंड पावर नहीं, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय मोटर, बताते हैं ना मोटर निकालते हैं अपन। तो ये भी एक अच्छा है, आप जब पावर भी बोलो तो फोर्स बताना ज़रूरी है, जब वर्क बोलो तो फोर्स बताना ज़रूरी है, ठीक है ना बात। अब आओ काम की बात। रस्सी को जब अपन खींचेंगे क्या लगेगा? टेंशन। तो क्या जहाँ जहाँ फोर्स वहाँ वर्क, वहाँ पावर भी तो हो सकता है। इस क्वेश्चन को वापस कराऊंगा पावर वाले में। तो सोचो क्या होगा, जहाँ जहाँ फोर्स वहाँ वर्क, वहाँ पावर, बोल सकते हैं ना। ठीक है, एक सवाल लिखो। अ मैन स्टार्ट्स पुलिंग the rope, man starts pulling the rope as shown in figure, with 2 meter per second square, 2 meter per second square. Find work done by tension. Find work done by tension on the block in first 2 second. In first 2 second. 5 kg का ब्लॉक है, 50 kg का आदमी है, ज़मीन पे खड़े हैं भाई साहब, रस्सी खींच रहे हैं। मान लीजिए जिम में है, एक्सरसाइज करने गए हैं और इस तरीके से खींच रहे हैं। 5 किलो का प्लेट लगा रखा है, उसको खींच रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहे हैं। मतलब इन्होंने इतना तूफ़ानी काम किया कि ऊपर इसका एक्सेलेरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय टेंशन बताइए पहले 2 सेकेंड में, कोशिश करिए 30 सेकेंड। चलिए कर लिया, सोचिए मेरे से ज़िंदगी। अच्छा बताओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सोचूं, ग्राफ सोचूं, इंटीग्रेशन सोचूं? अगर इतना सोचूं तो पागल हूँ। सिंपल क्या सोचना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 400 नहीं, सुनो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कौन सा? टेंशन। यानी कि अब देखो पूरी कहानी इसकी, W बराबर मुझे तो पता है भाई साहब, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना करना पड़ता है। एंगल होगा, देख लेंगे, है ना। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना करूंगा, एंगल होगा, देख लूँगा सावधानी से। एंगल वंगल रखना है भाई, देख लेंगे आप। चलो ठीक है, यानी कि फोर्स का काम कौन करेगा भैया? टेंशन। अच्छा, तो मतलब पहले तो मुझे टेंशन चाहिए, अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट। टेंशन भी निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना स्टेप बाय स्टेप बात करें। ये तो थॉट है कि ये मुझे चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए? टेंशन चाहिए। मान लो तो यहाँ से बॉडी को काट के अलग कर लो। तो देखो कहानी, नीचे क्या लगेगा इसका? 5G, ऊपर लगेगा टेंशन।
तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तुम जीनियस हो जानते हो। तो नेट फोर्स क्या होगा, T माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब क्या बोलोगे 50 बराबर, चलो अब बताओ ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 2, बताओ टेंशन कितना, टेंशन कितना 60। अब जब ये 60 आ गया, अब तो तुम बहादुर हो ना भाई, अब तो तुम आराम से बोल सकते हो ये आ गया मेरा 60 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई इधर चिपकाओ, ये आ गया 60 न्यूटन। अब एस का क्या करना है, ये तो स्टेप 1 लगा लिया तुमने, अब एस का क्या करना है, तो चलो स्टेप 2 में एस की बात कर लें। एस यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लोड ही नहीं है, फर्स्ट 2 सेकंड बोला है, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यू क्या हो जाएगा 0, तो एस इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, तो एस इक्वल्स टू सिंपली हाफ ए, नहीं ए की जगह क्या रखूँगा 2 और टी का स्क्वायर मतलब 4, ये क्या बन गया हमारा 4, तो एस की जगह पे हम लिखेंगे 4। ओहो अब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, भाई देख मेरा आंसर क्या होता, मेरा आंसर तो प्लस माइनस एफ इंटू एस होता कि नहीं होता, डिपेंड करता था कि मेरा फोर्स कैसा है। तो अच्छा देखो इसमें देखो कहानी कैसी है, ब्लॉक को पकड़ लो, ब्लॉक का टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर ही हो रहा है ना, तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, तो प्लस का 240। ये किसने काम किया, आदमी ने, नहीं टेंशन ने, आदमी थोड़ी काम करता है, मैं काम नहीं करता, मैं तुम काम नहीं करते, काम करता है फोर्स, सही है। चलो आदमी के मास का क्या हुआ, वो ऐसे दिया मनोरंजन के लिए, आदमी के मास से कोई लेना नहीं, सही है ठीक है। चलो अब थोड़ा एक और कराता हूँ, एक और कराता हूँ, आप समझिएगा, एक होमवर्क दूँ क्या इस पे, इसी स्टाइल में, चलो एक होमवर्क देता हूँ, पहले इसको मिटाऊँ, क्या मिटाऊँ, एक होमवर्क करके लाइएगा, कल इस पे DPP दूंगा, आज तो क्या है कि आज तो स्टार्टअप है, तो 2 kg और 8 kg का ब्लॉक ले रहे हैं अपन, खट 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 खट, ऐसा ऐसा ऐसा, ये 2 kg, ये मैं लूँगा 8 kg, ये ले लिया ब्लॉक, ठीक है, और इसको बस ऐसे छोड़ दिया, लिखो द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, find work done by tension, find the work done by tension on 2 kg and 8 kg block, find the work done by tension in 2 kg and 8 kg block in first 2 second, in first 2 second, first 2 second। और अब आज का एक अच्छा सवाल करने जा रहे हैं, आखिरी, फिर छोड़ दूंगा आपको, मिटा दूं, समझने की कोशिश करिएगा, इस पे ख़त्म इसलिए करूंगा कि आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कल एक बार और आपको बताऊंगा। अभी हम समझना चाहते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की फीलिंग क्या है, लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी की फीलिंग क्या है, हेडिंग है वर्क डन बाय ग्रेविटी की फीलिंग क्या है, ये सीखना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं। अब मेरे साथ समझना, हमसे कोई वर्क पूछता है तो क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस देख लेंगे हम। अच्छा अब कैसे सीखेंगे इसको, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हाइट वो लोग h दे के रखते हैं, अच्छा यहाँ से यहाँ वो क्या बोलते हैं s, अगर ध्यान में हो तो बोलते हैं ना, और हमसे h और s में रिलेशन चाहिए होता है तो अपन साइन थीटा लगाते हैं, बोलो तो जरा बताओ h और s में क्या रिलेशन होगा, तो साइन थीटा बराबर, मान लीजिए थीटा है वही सब सिंपल बात है, मान लो मेरे से कोई कहे साइन थीटा बराबर, तो मैं उसको क्या बोलूँगा p/h, तो यहाँ से मेरे से कोई साइन थीटा बोले, परपेंडिकुलर कितना है मेरा h/s, तो अगर मेरे से कोई h पूछेगा तो क्या मैं उसको s साइन थीटा नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे ही लिख रहे हैं, क्या जाता है, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे ही है नॉर्मल ज्ञान जो तुमको पता है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखते हैं ऐसा, ये ब्लॉक इस पे ऊपर रखा था, यानी कि ये पहले की सिचुएशन है, ब्लॉक मैंने यहाँ पे रख दिया, पहले की सिचुएशन है, ब्लॉक को यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा, ब्लॉक होगा स्लाइड, ब्लॉक स्लाइड होके मान लो एकदम नीचे आ गया, ब्लॉक स्लाइड होके यहाँ पे आ गया, मतलब बाद की स्थिति जो हुई है
बाद में ये ब्लॉक स्लाइड होके ऐसे आ गया। किसी को हिंदी पढ़ने में दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है? अच्छा, ऐसे ऐसे करके कौन हाँ ना बोलता है? चलो, ये पहले ब्लॉक यहाँ था, बाद में ब्लॉक यहाँ आ गया। हमसे पूछ रहा है क्या, देखो, फाइंड वर्क डन बाय, अच्छा सुनो, लिखना मत, बस सुनना। मैं पूछूंगा तुमसे फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, तो क्या आंसर दोगे? 0, लिखना बेकार है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। चलो मैं करता हूँ, मेरे साथ सोचने की कोशिश करो, क्या मैं सही हूँ? जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, बताओ नीचे क्या लगेगा इसका? mg। इस mg के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। अगर किसी को याद हो बुद्धि से तो ये थीटा होता है, ये भी थीटा हो जाता है, बोलो। ये हो जाता है mg cos थीटा, जिसका काम है भैया नॉर्मल बैलेंस करो। और इसका काम क्या है? mg sin थीटा, यही तो चलाता है, यही तो ड्राइविंग फोर्स है, mg sin थीटा। अब तो mg रहा ही नहीं, इसके 2 टुकड़े हो गए। mg cos थीटा ने नॉर्मल को बैलेंस कर लिया और mg sin थीटा इसको चला रहा है। बताओ डिस्प्लेसमेंट मेरा कौन है? s। मेरा डिस्प्लेसमेंट s है। अच्छा, तो मतलब मेरे से कोई पूछेगा वर्क डन, मेरे से कोई पूछेगा वर्क डन किसके कारण? mg के कारण। तो wg अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट भाई साहब s है और कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट दैट इज mg sin थीटा। बोलो, बोल सकते हैं? पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? पॉजिटिव, पूरी गारंटी है, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ था, नीचे है, ऐसे है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जरा देखो wg, ये मेरा रहा हाँ mg sin थीटा और s नहीं, s के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? h अपॉन sin थीटा। बोलो, अब sin थीटा हटा दो तो wg कितना आ गया? प्लस का mgh। अब तुमको एक मैं बुद्धि की बात बताता हूँ, इतनी मेहनत अपने को करनी ही नहीं है। जब भी मेरे से वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछे, पूरे फिजिक्स में याद रखना है, अब हम डायरेक्ट लगाएंगे। जब भी मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछे तो mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सोचो सोचो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो ही है। तो मेरे से कोई पूछेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैंने mg लिख देता हूँ मान लो, तो तुम पहले बोलना mg और किससे मल्टीप्लाई करोगे? इससे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से, mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। चलो इस थॉट से इसको सॉल्व करते हैं। मान लो मुझे ये पता है, मुझे बता दिया कि भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी है तो mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अच्छा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे, mg भी नीचे। ओहो, मतलब यहाँ तो वर्क डन बाय mg जो होगा वो प्लस का लिखाएगा mg और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। एक लाइन में आंसर दे सकते हो। तो अब हम इतनी नाटकबाजी नहीं करेंगे। हमसे जैसे ही वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछेगा तो mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर तुमसे पूछा जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो तुम बोलोगे प्लस माइनस mgh। h क्या है? h हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। सही है? इस तरीके से। तो अभी तक की पूरी पढ़ाई की समरी क्या है? समरी ये है कि वर्क के पढ़ने के बहुत सारे स्टाइल हैं। हम मैथमेटिकली पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास फार्मूला लगा सकते हैं, कब? जब डाटा कांस्टेंट रहे। तो उसको क्या बोलना पड़ता है? फोर्स और मल्टीप्लाई किससे करोगे? डिस्प्लेसमेंट से। बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी बात है, क्या बोलोगे? एंगल को तुमको अगर नहीं सोचना है तो क्या बोलोगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन पॉजिटिव। जिधर फोर्स उसका अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन निगेटिव। निगेटिव वर्क डन का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अच्छा, जब फोर्स वेरिएबल रहेगा तब उस समय हमारा फॉर्मूला नहीं चलेगा, हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके बारे में कल बात करेंगे। इंटीग्रेशन जहाँ जहाँ होता है वहाँ ग्राफ की बात आती है, और ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। मतलब मेरे से कोई पूछेगा वर्क डन, तो पक्का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा होगा। अगर ग्राफिकली पूछना होगा तो उसका मैं एरिया निकालूंगा अंडर द कर्व वाला। ठीक है? अच्छा,
अब काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से क्या बोलोगे, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी का मैंने लिखा है वर्क इज द पैकेट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, द बॉडी ऑन विच पॉजिटिव वर्क इज डन बिकम मोर एनर्जेटिक एंड नेगेटिव वर्क इज डन बिकम्स लेस एनर्जेटिक। तुमको आता है इसलिए तेज बोल दिया। अब जरा सोचना काम की बात, जैसे ही मेरे से कोई कहेगा वर्क डन बाय नॉर्मल और बॉडी चिपक के चल रही है, अरे हट जाएगी तो ऐसे जीरो हो जाएगा, वो नॉर्मल लगेगा ही नहीं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होता है क्या, सोच के देखो, बॉडी स्लाइड करेगी तो नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो। वर्क डन बाय एमजी भी उसी स्टाइल में होगा। क्या वर्क डन बाय एमजी हमेशा जीरो होगा, नहीं, अभी आया है। तो मेरे से कोई पूछेगा वर्क डन बाय एमजी बताओ, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, एमजी बोलना होगा मुझे, क्या बोलूँगा, प्लस माइनस एमजी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलने से काम आसान हो जाता है। अच्छा, हमसे कोई कहे फाइंड वर्क डन, बेकार बात है, अपने को बताना पड़ेगा वर्क डन बाय विच फोर्स। जैसे हमको पूछा था अभी थोड़ी देर पहले वर्क डन आफ्टर 2 सेकेंड, तो क्या था, फोर्स, टेंशन था। तो पहले हमने टेंशन निकाला, किसकी हेल्प से, न्यूटन्स लॉ के हेल्प से। उसके बाद काइनेमेटिक्स की हेल्प से क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वर्क पावर का कॉन्सेप्ट लगाया था, क्या निकला हमारा वर्क, मतलब 3 चैप्टर मिले तब आंसर आया। सही है, आसान है। एक होमवर्क दे दिया, करके लाइएगा, फिर कल से बात करेंगे, फिर कल आपको होमवर्क दूंगा आगे। ठीक है भाई।